अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम 69वां जश्न आज़ादी पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का न्यूज़ नाइट का एक स्पेशल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं और ये कोई मिली नगमे, झंडे लहराने और बाजे बजाने वाला प्रोग्राम नहीं है। आज हम ज़रा तारीख़ में जाएंगे और उस वक्त की फ्रीडम फाइटर्स यानी कि जो जद्दोजहद आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ हैं, जिन लोगों ने दी हैं, जिनकी जद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया हमने, इस नक्शे पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बना बल्कि उसके बाद एक कौम आबाद हुई और उसके बाद आज जहाँ तकरीबन हम 80 साल के होने वाले हैं, तो उस हवाले से ज़रा आपको दिखाएंगे और बात करेंगे इस फ्रीडम गैलरी से जो कि इस वक्त हम पाकिस्तान म्यूज़ियम में मौजूद हैं। हमने सोचा ज़रा आप लोग आज एक मुनफरिद तरीके से जश्न आज़ादी की वो खुशियाँ मनाते हुए दिखाएं कि जो कुर्बानियाँ थीं, जिन लोगों ने इसके लिए जद्दोजहद की, उनकी तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इस वक्त मेरे अक़ब में जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं वो लगी हुई हैं। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा यहाँ से जो तारीख़ की झरोकों में देखेंगे और आपको कुछ फनपारे भी दिखाएंगे, कुछ ऐसी अशिया दिखाएंगे जो कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो कि उस वक्त रहमतुल्लाह अलैह जो इस्तेमाल करते थे, वो अशिया यहाँ मौजूद है। इस वक्त इस गैलरी में हमारे पास जो आईने पाकिस्तान है वो भी मौजूद है, वो आपको ओरिजिनल हालत में वो भी ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ कुछ तलबात भी आए हुए हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं, ज़रा जानते हैं उनसे भी कि उन्होंने क्या देखा और वो किस तरीके का पाकिस्तान समझ रहे थे, किस तरीके से जद्दोजहद हासिल की और किस तरीके का पाकिस्तान वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, वो भी आज उन्हीं से पूछेंगे। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज आपको एक मुनफरिद तरीके से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो भी स्कूल से आई हुई हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के मुंतज़िम जो करते हैं इस गैलरी को, जो कि फ्रीडम गैलरी है, आर्ट गैलरी मुँह से निकल जाता है क्योंकि पाकिस्तान म्यूज़ियम में हम आए हैं। मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम उधर कहाँ जा रही हैं? आज आपकी काविशें जो हमें ये वालेकुम सलाम, हम ये जो अपना जश्न आज़ादी एक डिफरेंट तरीके से आज मनाने की हमारी कोशिश है और लोगों को ज़रा ये दिखाना है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ख़ास करके उनके बारे में, और साथ साथ जो हमारे कायद हैं, जो ओरिजिनल जिनको हम कायद मानते हैं, जिनकी जद्दोजहद है, जिनका ख्वाब है, वो तमाम उनकी इस्तेमाल की अशिया और तमाम वो सब चीज़ें आप लोग ही हमें बताएंगे और बेहतर हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो पहले बच्चों को भी साथ ले लेते हैं ताकि जो चीज़ आप हमें भी बता रहे हो, आ जाइए स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा ज़रा हमें ज्वाइन कर लें। आ जाइए ज़रा, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और आपको ये सब चीज़ें जो देखी हैं वो भी देख लें हमारे साथ ही। तो इस वक्त पहले हम शुरू कर रहे हैं जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की कुछ अशिया इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ज़रा वो बताइए। यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नेशनल म्यूज़ियम की के पास है वो हमने नुमाइश के लिए लगाई, जो कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रही या उनको जो तहाइफ मिले। आगे जैसे कि ये बता रहे हैं का आप लोग भी पासपोर्ट, हाँ। जो कि ये दूसरा पासपोर्ट है जो कि ब्रिटिश दौर में उनको जारी किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश दौर का पाकिस्तानी पासपोर्ट उनको नहीं इशू हुआ था। अच्छा, नहीं ये ब्रिटिश दौर का ही था। एक साल ही वो हयात रहे तो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट फ़िलहाल नहीं था। तो ये उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी किया था क्योंकि बीइंग अ इंडियन सिटीज़न हम उनके शहरी थे, तो वो फिर जो भी पासपोर्ट था वो जारी करते थे। ठीक है। फिर ये एक वॉलेट है जो कि आखिरी 10 सालों में उनके पास रहा। ठीक है। फिर ये उनको सोवेनियर्स मिले मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, जैसे ये एक तोप का मॉडल है, ये एक बुलेट है, ये सिगरेट लाइटर है। फिर वो जो आप स्टार बैज देख रहे हैं वो है असल में मुस्लिम लीग की तरफ से पेश किया गया था इनको, कायद आज़म को, ये वाला जो स्टार पाकिस्तान है? नहीं, निशान पाकिस्तानी स्टार एंड क्रेसेंट शेप एक बैज है मुस्लिम लीग का, ये कायद आज़म को दिया इसी तरीके का आज हमारे वो आजकल कुछ मिलता है जो निशान इम्तियाज़। नहीं, उनकी शक्ल अलग है, वो आप नीचे देख सकते हैं, नुमाइश के लिए लगाए। अच्छा, वो भी लगे हुए। बिल्कुल। तो एक नोटबुक है जिसके ऊपर कायद आज़म अपने शेयर्स का जो मामला था वो लिखते थे। कायद आज़म उस वक्त बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बन चुका था। तो कायद आज़म के पास उस वक्त की बड़ी बड़ी इंडियन जो कंपनीज थी उनके शेयर्स भी थे। तो कायद आज़म के बारे में ये सोचिएगा कि वो अपने वक्त पे एक अमीर कबीर आदमी थे, जो कि खुद अपनी मेहनत से उन्होंने दौलत कमाई। ठीक है,
वो वकील थे बड़े आपको पता है सक्सेसफुल, तो वो वकालत करते थे बड़े क्लास की, तो उनके मुकदमात के जो क्लाइंट्स होते थे उनसे पैसे भी फिर उसी हिसाब से वो लेते थे, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी दौलत को इन्वेस्ट किया और उसको मज़ीद मल्टीप्लाई किया, सो वो सेल्फ मेड एक अमीर आदमी थे। तो ये उस वक्त मेरे ख्याल से कोई 19,81,000 रुपए जो इसका जो है वो नजर आ रहा है, कारोबार देख सकते हैं, वो जो लिखा वो जो उन्होंने खरीदे थे उस या दौर के उस दौर 19 लाख बिल्कुल, रुपए के बिल्कुल। तकरीबन। और ये डायरी उनको एक बाद जर्मनी में एक जगह है बाद के सिंजर, वहाँ एक होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने उनको ये डायरी दी थी उनके अच्छे रवैये के ऊपर। होटल में काफ़ी अरसा स्टे किया जर्मनी में, तो वो जगह थी बाद के सिंजर। ये होटल पहले एक सैनिटोरियम होता था, बाद में उसको होटल में कन्वर्ट किया, कायदे आज़म ने वहाँ स्टे किया। अच्छा, तो उस पर ये डायरी उनको ये उनको डायरी और उसमें उन्होंने अपना हिसाब लिखा। आइए आप लोगों को समझ अब कुछ अच्छा जरा देखते रहें, फिर हम आपसे भी ये बात करते वो हैं। रिसाला है जिसमें कायदे आज़म का पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया, चौधरी रहमत का लिखा हुआ, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। पाकिस्तान आपको पता है ना कैसे लफ्ज़ बना, पी पंजाब, के कश्मीर, ठीक है, और सॉरी पी पंजाब, ए अफ़गानिया यानी कि KPK का इलाका, वो अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, और के कश्मीर, और तान एस फॉर सिंध और तान बलूचिस्तान से लिया गया। इस तरह ये पाकिस्तान का लफ्ज़ बनाया गया। इससे पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क या ख़ित्ता मौजूद नहीं था। तो उन्होंने 1933 में इस रिसाले के अंदर लंदन में ये शाया किया था, और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सियत में थे भारत में, मुत्तहदा हिंदुस्तान में ग्रीन करके वहाँ मुसलमानों की अलहदा रियासतों का तस्वुर भी पेश किया पाकिस्तान के अलावा, ठीक है। अच्छा, एक तो पाकिस्तान बने उसके साथ, और दूसरी रियासत है जो खुद मुख्तियार रियासतें भी श्रीलंका में बनी। भी देख लें जी। ये आप ग्रीन पोर्शन जहाँ जहाँ देखते हैं, नीचे बंगस्तान, उस्मानिस्तान, हैदराबाद, दक्कन, यहाँ जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सियत थी वहाँ वहाँ उन्होंने प्रपोज की ये स्कीम्स। चौधरी रहमत अली। ठीक हो गया। ये उसी का हिस्सा है। ये सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में तो आपको पता ही है कि वो मुसलमानों में उन्होंने शऊर जदीद तालीम के हवाले से उजागर करने की कोशिश की। ये वो रिसाला है जो उन्होंने 1858 में लिखा, जंगी आज़ादी के बाद। 1857 की जंगी आज़ादी जब नाकाम हो गई तो सारा मलबा मुसलमानों पे पड़ गया, भाई इन्होंने ये किया, हिंदुओं ने तो अपने आप को बचा लिया किसी न किस तरह। तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि कंपनी में मुलाजिम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उन्होंने ये रिसाला असबाब बगावत हिंद और सरकशी बिजनौर लिखा, और उसमें वो तमाम मामलात लिखे जिसकी वजह से दोनों में, अंग्रेज़ों और मुसलमानों में गलतफहमियाँ पैदा हुई, और उनका अजाला भी लिखा, जिसके पास अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा रवैया मुसलमानों की तरफ अपना बदला, जो पहले बड़ा ही क्रूअल किस्म का था। तो आगे चलें, आगे चलते हैं। ये है जनाब आज का स्पेशल प्रोग्राम जो कि हम इस वक्त पाकिस्तान म्यूज़ियम में कर रहे हैं, और इस वक्त हमें तमाम चीज़ें जो है बता रहे हैं साथ साथ। अब ये क्या सर? ये भी कायदे आज़म को पेश की गई मुख्तलिफ सोवेनियर्स हैं, और ये आप देख रहे हैं बैजेज़ हैं, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के बैजेज़ हैं, ये भी कायदे आज़म को प्रेजेंट किए गए, वो यूनिफॉर्म के ऊपर लगते थे। फिर एक फ़ंड बना था कायदे आज़म मेमोरियल फ़ंड, ये उसकी रसीद है, यानी कि पैसे देकर लोग रसीद लेते थे। अच्छा। हर काम कायदे आज़म तरीके सलीके से करते थे, कोई भी काम ऐसा नहीं करते थे जिसमें कोई ज़रा सी भी जो है ना वो झोल हो। तो वो अगर किसी से कोई चीज़ लेके थे तो उसकी रसीद देते थे बाकायदा, जो हम नहीं करते। फिर ये आप देखिए जो हम बोल रहे हैं कि करें। हाँ, खून से लिखी हुई तहरीरें हैं। अच्छा, ये इलाहाबाद पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के जिंदाबाद। एक उस वो हैं क्या नाम है उनका, सैयद असगर अली इलाहाबाद ये वो यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट थे इलाहाबाद में, उन्होंने अपने खून से लिखा है, आई विल डाई फॉर पाकिस्तान, आई विल डाई फॉर पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी। और ये वो तलवार है जो कायदे आज़म को पेश की गई, इसके ऊपर ये अल्फाज लिखे हुए हैं इस पे लिखे अरबी हैं? में। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा। लिखे हुए हैं। ठीक है, ये उनको मुस्लिम लीग अलीगढ़ की तरफ से इस वक्त पेश की गई, जो आपने 6 फरवरी 1938 बिल्कुल 1938। फिर ये है ऑल इंडिया इंडिया मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग का का 30वें सालाना इजलास का ये सारा प्रोग्राम है। अच्छा, ये ओरिजिनल हालत ओरिजिनल है ये सारे, ओरिजिनल पढ़ा ठीक है जी। और ये कायदे आज़म जो है मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के साथ है। ओके, मुख्तलिफ मौक़ में तस्वीर उनकी खींची गई, तो उनमें से एक ये है। ठीक हो गया जनाब। आज हम जो है अपने मुसलमान जो जद्दोजहद थी इस अलग एक
मुल्क की, उसके हवाले से जो ये पाकिस्तान म्यूज़ियम में मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, ज़रा इस वक्त तक हम साथ मिलके ये पूरे जो हमारे पास इस वक्त कहते हैं कि माजी के झरोकों में जाके देख रहे हैं, जो हमारे लीडरान थे वो किस तरीके से उनकी जो चीज़ें हैं जो यहाँ मौजूद हैं जिसको प्रिजर्व किया गया है वो भी देख रहे हैं, और साथ साथ अब इनसे थोड़ा आगे चल के और भी सवालात भी करते रहेंगे, पूछते भी रहेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको दिखाते हैं स्पेशल प्रोग्राम 14। वेलकम बैक नाज़रीन, 14 अगस्त का स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है। अब हम ये कौन सा कॉर्नर है सर, ज़रा ये बताइए मुझे। सर उनकी कुछ खानदान की तस्वीर है कायद आज़म अच्छा, ज़बरदस्त। कायद आज़म के बारे में सबको पता है कि वो ज़्यादा फैमिली को नुमाया करने वाले आदमी नहीं थे। वो अपने और फैमिली के बीच में ज़रा फ़र्क रखते थे, वो प्राइवेट ही रखते थे फैमिली के मामलात को। अच्छा। तो उनके बड़ी मुश्किल से हमें वालिद की तस्वीर मिली, क्या, जीना जिनके पूंजा, वालिद? बिल्कुल अच्छा। जीना पूंजा साहब की। फिर उनके छोटे भाई हैं अहमद अली, और साथ में उनकी वाइफ है। काफ़ी शक्ल मिलती इनकी वाइफ स्विट्जरलैंड से ताल्लुक़ रखती थी। माशाल्लाह। फिर उनके एक और भाई थे बंदे अली, जो बचपन में फौत हो गए थे। अच्छा, कायद आज़म 4 बहनें और 3 भाई थे। ओके। कायद आज़म सबसे बड़े थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना सबसे छोटी। सबसे छोटी बहन? जी। अच्छा, ठीक है, तो ये उनकी सेकंड वाइफ के साथ तस्वीर है, ये स्केच है एक्चुअली। अच्छा। ये सेकंड वाइफ जो थी, इनका पारसी नाम था रतन डिंशा पेटेट, लेकिन मुसलमान होने के बाद इनका नाम मरियम जिना रखा गया। कायद आज़म की अपनी एक और बहन है, उनका नाम भी मरियम था, तो उनकी वाइफ का नाम भी मुसलमान जो नाम रखा गया वो मरियम रखा गया। फिर ये उनकी वाहिद औलाद जो दूसरी बेगम से थी, इनसे ये मिस दीना वाडिया, वाडिया उनके सरने में उनके शोहर की तरफ से। ठीक है, तो ये फिर अमेरिका में चली गई, पाकिस्तान बनने से पहले शादी करके अपनी मर्ज़ी से ये अमेरिका चली गई। तो ये वहाँ फौत होगी 2017 में, और ये 1919 में पैदा हुई थी 15 अगस्त को। अच्छा, 15 अगस्त। हाँ जी। तो ये इनकी वाइफ कायद आज़म की जो थी सेकंड वाइफ, ये 1900 में पैदा हुई और 1927-28 में ये फौत हो गई। अच्छा। बहुत छोटी उम्र में। बहुत छोटी है। हाँ जी। कायद आज़म से जब शादी हुई तो इनकी उम्र 18 थी, कायद आज़म 42 साल के थे। अच्छा। हाँ जी। ये ज़रा पहली शादी जो कायद आज़म की वो तो 16 बरस की उम्र में हो गई थी। उनकी पहली वाइफ 14 बरस की थी। जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उनकी वालदा ने कहा कि शादी करके जाओ, तो फिर वो उनसे शादी हुई, लेकिन वो ताउन की वबा में उनकी वालदा और उनकी बेगम आगे पीछे फौत हो गए। पहले बड़ा ताउन फैल पड़ी, खतरनाक ताउन बहुत दफ़ा फैला है। ताउन। ताउन समझ में आता है कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? प्लेग। प्लेग, जो चूहों से फैलती है। गुजरात में मंदिर है चूहों का बाकायदा। गुजरात में 2-3 दफ़ा प्लेग फैला है, इंडिया के गुजरात में। अच्छा, ये कायद आज़म के की और उनकी बहन के पेंसिल स्केचेस हैं। अच्छा, हाँ, ये एक आर्टिस्ट हैं एम शमीम, उन्होंने बनाए हैं। ठीक है। ठीक है सर, तो आप देख लें कि डिटेलिंग कैसी है। बहुत अच्छा, कायद आज़म की ये सबसे छोटी बहन है, ये अनऑफिशियल फर्स्ट लेडी भी है पाकिस्तान की। ठीक है ना, अमूमन फर्स्ट लेडी या बीवी होती है, बीवी होती है, बीवी को लेकिन ये अनऑफिशियल थी। इनको कोई, अब जैसे हमारे यहाँ आसफा भुट्टो को जो है वो फर्स्ट लेडी का खिताब है। ये बहन जिन्होंने हर बुरे अच्छे वक्त में उनका साथ दिया, इनके पास काबीना में कोई ओहदा नहीं था। ये मुहाजिरीन की बहाली के लिए काम कर रही थी और ख़वातीन के लिए, तो रियासत इनको वसाइल फराहम कर रही थी सिर्फ। तो आप इससे देखें कि कायद आज़म अपने ख़ानदान को नहीं नवाजा उन्होंने। उनके कुछ बहनें उधर इंडिया में रह गई, सिर्फ 2 बहनें पाकिस्तान आई, पहले ये आई थी और बाद में शीरी जिना आई। तो जो वो असलम जिना आप जिनको देखते हैं, वो असल में शीरी जिना के ख़ानदान से हैं। अच्छा। उनका कायद आज़म के ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, लोगों के अंदर कितनी मोटिवेशन है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, ये बताओ मुझे। चलो, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। लाइक हम भी चाहते हैं कि हम भी इतने ऐसे स्टूडेंट्स बने, बिकॉज हम यूथ हैं। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करें, जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया, जो हमारे हीरोज़ ने किया। हम चाहते हैं कि हम भी उनके फुटस्टेप पे चल के कुछ कर सकें हमारे मुल्क के लिए। अब तक अच्छा, आप मुझे बताएं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों का कोर्स है, तो उसके अंदर यकीनन इस वक्त क्या बोलते हो आप लोग? हम तो इस वक्त सोशल स्टडीज़ बोलते थे उसको, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हो। तो पाकिस्तान स्टडीज़ आप लोगों की कौन सी क्लास है इस वक्त? स्टूडेंट आप कौन सी? मैट्रिक के। तो अब तक जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमारा सिलेबस है कैसा है, वो आप लोग समझते हैं कि जो इसके हिसाब से जो हमें पढ़ाया जा रहा है, या जो हमारी हिस्ट्री, फिर हम कहीं
सुनते हैं तो कुछ और चीज़ें बहुत सारी हमें पता चलती। तो ये सिलेबस आप लोग समझते हैं कि अच्छा है, समझ में आ रहा है, और हमारी हिस्ट्री और जो हम चाहते हैं होना चाहिए वो कितना मोटिवेशनल है हमारे लिए। वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं तो आप लोगों को कितना इम्पैक्ट आता है उस पर, ये सबसे पूछूंगा मैं, ये बताइए। लाइक इससे हमें अपनी पुरानी एंसेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है एंड लाइक अभी आगे हमें क्या करना चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी, अब हम इनसे ये पूछ लेते हैं कि अब तक जो देखा आप लोगों को क्या समझ, कुछ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जो आपको इम्प्रेसिव लगी, या कौन सी चीज़ आपको इस वक्त जो कायदे आज़म के इस्तेमाल में थी चीज़ें कौन सी पसंद आई? सबसे ज़्यादा जो ब्लड से जो लिखा गया है ना, इट्स सो इम्प्रेसिव एज ए स्टूडेंट। ओके, आपके ये लिए? हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, कितने इंस्पायरिंग और कितने मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतना जज्बा था अपने मुल्क के लिए कि उन्होंने इतना सब कुछ किया। और कायदे आज़म के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे इंसान थे, इतने ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किए, इतने ज़्यादा उन्हें बैजेस मिले हैं, उन्हें सॉर गिफ्ट मिली है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो कितने अच्छे इंसान आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आई पीछे जब तक जो हमने देखा है, फैमिली की तस्वीरें देखी ये सब? मैं भी पहले भी ये कह रही थी कि सॉर्ट बहुत अच्छी लगी मुझे इससे देखने में, और वो जो लिखा हुआ है दैट्स टू इम्प्रेसिव कि आजकल के बच्चों में इस तरह की इंस्पिरेशन नहीं है कि वो अपने ब्लड से ये लिख सकें। हम स्टूडेंट हैं और हम ये बता सकते हैं, हम में नहीं है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते इसे करने के बारे में, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई नहीं सोचता। तो जिस स्टूडेंट ने भी ये किया है, जो सल्यूट दैम के, इतनी हिम्मत थी उनमें कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई कि भाई हम ये लिखते हैं कि आपको हम। क्या अच्छा लगा? मुझे भी यही चीज़ अच्छी यही लगी अच्छी कि लगी? उन्होंने अपना खून ज़ाया करके यहाँ लिखा। आप लोगों को मुझे भी हमें यही अच्छा लगा? क्या तैयारी है? बाजे लिए नहीं लिए? बाजा बजाना किसी को अपनी सास से तकलीफ पहुंचाना गलत बात है। क्या बात है, आप ये अभी सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हो या वाकई में इसके नहीं, ऊपर है? बाजा में मेरे अम्मी अब्बू भी। आपने ले लिया बाजा? नहीं नहीं लिया या स्कूल वाले? अच्छा, बड़े हो आपने? नहीं, और छोटे भाई ने या बहन ने? छोटा बहन भाई यही नहीं अच्छा, नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, आप में से किसने बाजा लिया? नहीं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना ज़रूरी नहीं समझा जाता। और इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बस बाजा बजाएं, शोर मचाएं और बस साल में सिर्फ एक दिन आपका जज्बा जागे कि हमारे मुल्क की बच्चे आज़ादी तो बड़े शौक से बजा रहे हैं सर। मैंने भी आज तक नहीं बचा। आई हेट दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़। आज़ादी है जिम्मेदारी का नाम। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपको खुली छूट है, किसी को नुकसान दें, किसी के साथ मसला खड़ा करें। आप तरीके से चले, आप परचम लेकर जाएं, लेकिन ये हॉर्न बजाना, ये मोटरसाइकिलों को इतने बुरे तरीके से चलाना, अपनी जान को भी ख़तरे में डालना और दूसरों के लिए भी मसाइल डालना। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम जानवर हैं जो जंगल में भी कुछ असूल होते जो हम नहीं अपनाते। सर मेरा पता मसला है कि अब देखिए ये भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ। वो भी स्टूडेंट्स होंगे जो कर रहे हैं, जो गलत है जो उसको कर हमें रहे स्नब हैं करना वो भी तो चाहिए। हमारे ही माशरे के बच्चे हैं या यंग, इनसे थोड़े और मेरा बड़े नहीं होंगे। ख्याल कि आप में से जो बड़े हैं, हमने जो पहले 14 अगस्त देखी, इस तरह के तमाशे हमने कभी नहीं देखे। ये जो कुछ अरसे से हमने अच्छा, देखे। जो हमने 14 अगस्त मनाई है वो अब ये लोग भी नहीं मना पाते, जो हमने गलियां जैसे मैंने- अपने हाथों से सजाई मैंने हैं। खुद मैं चिराग जलाया करता था 14 अगस्त को, वो ऑयल के तो डाल के उसमें, और परचम भी लगाते थे। झंडियाँ हम खुद बनाते थे, झंडियाँ खुद हम लगाते थे बाजार और से गलियाँ लाते थे। सजाते थे। असल में- मैं यही बात कर रहा था कि हम जाते थे नारियल के दरख्त की वो सर, डंडियाँ आपका तोड़ नाम के। क्या है? अयाज। अयाज मियाँ, उस वक़्त आपके पास मोबाइल नहीं था। जिस दिन से ये आपके हाथ में एक मशीन आई है ना, जिसका इस्तेमाल इंतहाई गलत हो गया, तब से जो है तरजीहात बदल गई हैं। अब व्हाट्सएप के ऊपर परचम एक्सचेंज हो जाते हैं और बस ये सारा कुछ होता है। अब ज़रा ना थोड़ा सा मसनूईपन आ गया। पहले ईद कार्ड लिखते थे, अब वो ईद कार्ड डिज़ाइन है, चलो जी भेज दो। 14 अगस्त का परचम है, मुबारकबाद है, भेज दो। ईद का भी यही है। पहले अब चीज़ें बदल अच्छा, गई हैं। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीन टाइम क्या है? आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं? मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल सबके पास है? नहीं, अपना पर्सनली फिर किसके? मम्मा का यूज़ करते हो? दिन में कितना टाइम मम्मा इजाज़त देती हैं इस्तेमाल करने के लिए? अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर और ये कौन सा टाइम होता है आपका? स्कूल का काम कंप्लीट करने के बाद। शाम में? हम मतलब जब भी हो जाए। आप भी सब किसी के पास अपना नहीं है? किसी का तो नज़र आ रहा है, एक की पॉकेट में से कुछ जो हाई कर रहा है मुझे या अब आज जैसे आप बाहर आई हो इस वजह से दिया है या वैसे ही आपके पास होता है मोबाइल? नॉर्मली होता है। होता है। अच्छा मैम, स्कूल में इस वक्त तक क्या इजाज़त है? नहीं एग्जैक्टली हमारे स्कूल में तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं है मोबाइल की। इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ बच्चे हैं जिन जिन्हें हालात की वजह, मैं पेरेंटिंग इसलिए से हालात की वजह से पूछ रहा हूँ, तो क्या नहीं, SOPs क्या बनी हुई है? हमारे स्कूल पे रिसेप्शन पर अवेलेबल है। किसी को भी अच्छा। कोई प्रॉब्लम हो तो वहीं से कॉल की जाती है पेरेंट्स को। अननोन के साथ कभी भी नहीं हम परमिशन करते हैं किसी भी कीमत ठीक। पर। अच्छा, अब तक आपने कुछ देखा?
मैंने बहुत कुछ देखा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस म्यूजियम। आप लोग बच्चों पहले आए हो कभी? अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना था कि इस तरह कराची के अंदर एक पाकिस्तान म्यूजियम है जिसके अंदर बहुत सारी गैलरीज अलग अलग चीज़ों के, सुना था आप लोग? वैसे कोई मैंने आप अपने कोलीग्स से सुना था, जब मैं आज आ रही थी मेरे एक दो कोलीग्स यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने बताया था। और स्पेशली आई एम द टीचर ऑफ PhD, दैट्स व्हाई आई एम टुडे हियर। और मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज द अर्ली सिविलाइजेशन टू द पाकिस्तान मूवमेंट वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं तो कहती हूँ हर एटलीस्ट क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हर स्कूल के बच्चों को यहाँ विज़िट कराना चाहिए। ठीक हो गया जनाब, ये जी बिल्कुल। आप पहली बात, बच्चों को सवाल करना बिल्कुल कीजिए। सवाल आपकी उम्र है, 10वीं जमात जो होती है उसमें आप इस काबिल हो जाते हैं तो अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पर लेकिन सवाल उठाने के लिए सबसे पहले तरबियत ज़रूरी है, तहजीब ज़रूरी है। सवाल उठाएं पहले पढ़कर, इस व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर दे के सवाल ना उठाएं। सवाल पहले पढ़ें, फिर उसको उठाएं और फिर उसका जवाब लें। कभी भी ये जो आपके इर्द गिर्द बिखर रहा है ना, कुर्बे क़यामत में कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म बहुत होगा, अमल कम हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने कहा कि जब कोई बात आप तक पहुँचे पहले उसकी तस्दीक करो फिर उसको फैलाओ। इवन हदीस के लिए भी कहा गया है, अगर आपको उस पर यकीन नहीं है उसको मत किसी को बताएं। ठीक है, हम उस नबी की उम्मती हैं जिन्होंने ये इतनी बड़ी बात कही है। देखो, माशरे में डिसइंफॉर्मेशन की ये बेहकुनी करती है हदीस। सवाल उठाओ लेकिन पहले इल्म करो। अच्छा, ये जो आपके पास सोशल मीडिया जो आप कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी इसको खबर ना समझने और उसको मीडिया ना समझे। बिल्कुल। सबसे अहम चीज़ यहाँ पे इस वक्त तक आप लोगों का ये वो जहन है जो इसको सबसे इजी जो है ना कंट्रोल करना। आप लोग बड़े बड़े जब हम जाते हैं हमसे लोग यही बोलते हैं कि हम तो मीडिया पे देखा है। जनाब, आपने मीडिया पे नहीं देखा, आपने सोशल मीडिया पे देखा है जिसकी कोई रेगुलेटर नहीं है। अब कुछ भी लिख हमारे पास पीछे इदारा है, इदारे के बाद एक रेगुलेटर इदारा मौजूद है जिसको हम जवाब दें हैं, हुकूमत है हम जिसको जवाब दें हैं। तो ये चीज़ आप लोग अपने जहन से बिल्कुल, और इसकी खबर पे और इसकी चीज़ों को बिल्कुल, अगर कोई चीज़ पता चलती है उसको पहले ख़ुद, जैसे इन्होंने कहा, उसकी तस्दीक करें कि ये बात सच है या नहीं है। यहाँ पे लोग सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ का चक्कर है यहाँ पे बेटा। मुल्क में जो हो रहा है ना, ये एक कयास है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हमें सच को तलाश करना वाकई बड़ा मुश्किल है। 36 किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं हक़ में, मुखालफत में। तो पहले चीज़ों को समझो। इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर आप अपने दोस्त को कोई बात बता रहे हो तो उस पर आपको पता हो, नहीं पता तो चुप कर जाए। इवन उंगली से उसको स्क्रॉल भी नहीं करें, आगे किसी को नहीं भेजें, ना भेजें। अगर आपको नहीं पता, देखो रियासतों के साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो दिख रहा होता है उसके पीछे क्या चल रहा होता है किसी को नज़र नहीं आ रहा होता। आज बांग्लादेश में 50 बरस बाद वो कुफर टूटा जो पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराता था। आज की नई नस्ल ये सवाल कर गई उनकी और उसने जवाब पा लिया कि जो था वो झूठ था। 50 बरस लगे हम पर बांधे हुए झूठ को टूटने में वहाँ पर। ठीक है, गलतियाँ इतनी नहीं थी जितनी फैलाकर प्रोपेगेंडा बना दिया गया। और इस वक्त हम इस दौर में, आप लोगों का दौर बड़ा ख़तरनाक दौर है। मैं जो बात कर रहा हूँ इनके दिमागों में घूम रही है ये बात। ये फितना एक अलग मोबाइल में है और उसको फितना फैलाने वाले हमारे मुल्क के दुश्मन बहुत सारे हैं, जो हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बड़ी जद्दोजहद है इसके लिए। और जो इसको नहीं पसंद करने वाले वो इस फितने के तहत आपके जहनों में पहुंचे। सब सन 47 से पहले भी लोग मुसलमान ही सवाल उठाते थे, क्यों कायदे आज़म पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस में शामिल थे मुसलमान, काफ़ी मुसलमान कांग्रेस में थे, ये लेकिन नहीं थे, लेकिन वो नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म के कायल थे। अगर इंडियन नेशनलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग था तो आज भारत में मुसलमान क्यों मुसीबत में मुब्तला है? बिल्कुल ऐसे ही। क्यों मुसलमानों पे हर वक्त मुसीबतें टूटती हैं? अगर इंडियन नेशनलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। वहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान को लिबरल होकर रहना पड़ता है। ऐसे ही वहाँ वो नमाज़ पढ़ने के, जबकि भारतीय हिंदू अपने मज़हब की तशरीह फिल्मों में ऐसे करते हैं जैसे वो उनका लाजमी हिस्सा है। क्या कभी मुसलमानों पे बनी हुई फिल्मों में इस तरह मस्जिदें दिखाई हैं जिस तरह जाते हैं वो करते हैं? अजीब स्टीरियोटाइप किस्म के मुसलमान दिखाए, आंखों में सुरमे, टोपियाँ लगाई हुई ऐसे अजीब कसाईयों वाले। तो मुसलमानों को उस माशरे में इज्जत मिली क्या? आपने खुद देखा, उन मुसलमानों को वहाँ आगे रखा जाता है जो अपना दीन पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे। समझ आई मेरी बात की? यही तो वो दो कौमिया नज़रिया था। कौमी नज़रिया मौजूद रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर वो ख़त्म हो जाता तो बांग्लादेश जो है वो मगरबी बंगाल जो भारत की रियासत उसमें शामिल होकर इंडिया की रियासत बन जाता। ऐसे ही
ठीक है और सर, दूसरे नंबर यहाँ पे वक्त हो गया हमारा एक और ब्रेक का। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद एक और हमारे साथ मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। आप ब्रेक लें, उनको हम सबसे ज्वाइन कराते हैं। उसके बाद मज़ीद इस वक्त जो बाकी इस वक्त हमने कायदे-आज़म की तमाम चीज़ें वो अशिया देखी, उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स जो आपने देखे उनकी तस्वीरें, और सर सैयद अहमद ख़ान साहब और साथ साथ अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था और उनके इस्तेमाल की अशिया है वो आपको दिखाते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आपका डायरेक्टर आसमा इब्राहिम साहब आप हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से कहा था, मैम बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स आपके साथ मौजूद हैं। कायदे-आज़म की जो चीज़ें थी वो हमने देखी, फ्रीडम फाइटर्स के स्टूडेंट, सबसे बच्चों को इंस्पायर लगा जो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ख़त लिखा अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद का। अब मज़ीद क्या क्या मौजूद है बच्चों को बताने के लिए ज़रा बताइए। अच्छा, ये तो आप लोगों को बता दिया होगा कि ये फ्रीडम मूवमेंट गैलरी है, और जो इस गैलरी में डिस्प्ले है वो समझें कि आप 10% डिस्प्ले है। हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा मटेरियल रिज़र्व कलेक्शन में है, बहुत ही कीमती और रेयर मटेरियल है जो कि रिज़र्व में रखा हुआ है वो रिज़र्व हम लोग इसलिए रखते हैं कि दिखाइए, इनको दिखाइए हाँ, ताकि ज़रूर जब बच्चे दरख्वास्त करें या कोई स्टूडेंट कोई रिसर्चर काम करना चाहते हैं तो हम लोग ओपन करके उसको दिखाते हैं। हाँ, बहुत रिसर्चर्स। अच्छा, अगर जब ये इस पे स्पेशलाइज करना चाहें, इस पे रिसर्च करना चाहें तो फिर वो तमाम ऑलवेज वेलकम। आप आएँ, कोई एप्लीकेशन दें कि जी हमें फातिमा जिन्ना का मटेरियल देखना है। फातिमा जिन्ना का बहुत मटेरियल है हमारे पास, उनका पर्सनल रुमाल, वॉलेट। हमने तो उनके जो कायदा हाउस है वहाँ पे भी रखा। मोहट्टा पैलेस से, ये पहले मोहट्टा पैलेस हमारे अंडर में होता था डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के, तो वहाँ से जितना मटेरियल था फातिमा जिन्ना का वो सब रिज़र्व में है। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि वो फिर हम डिस्प्ले क्यों नहीं करते हैं। हम लोग ये सारा मटेरियल डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर इतना ज़्यादा मटेरियल डिस्प्ले करेंगे तो क्लटरिंग हो जाती है और विजिटर गौर से नहीं देख सकता। अगर 5 तस्वीरें लगी हैं उसकी जगह 50 होंगी तो विजिटर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। तो एज अ म्यूजियोलॉजिस्ट हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्प्ले करें और टेम्प्रेरी एग्जीबिशंस करें जिसमें वो मटेरियल हम दिखाएं। अभी जैसे नीचे एग्जीबिशन लग रही है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का ओरिजिनल, जो कि बहुत ही रेयर है, वो नेशनल म्यूज़ियम के पास है। उसके अलावा मेडल्स वगैरह हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपको नीचे मिलेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आई थिंक आपने आधी गैलरी देख ली। ये पोर्शन शुरू हो रहा है अल्लामा इकबाल से, और ये भी बहुत रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं जो इधर लगे हुए हैं। पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों से पूछो, आपको पता होगा ना, इस किस्म के बहुत सारे पैम्फलेट्स निकलते थे जब आज़ादी की मुहिम शुरू हुई थी, तो इस किस्म के पैम्फलेट्स निकलते थे, और ये वन ऑफ देम है। ये सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल की बहुत वैल्यू होती है म्यूज़ियम्स में। एक तो होता है रेप्लिका और एक होता है ओरिजिनल। तो जिस म्यूज़ियम में ओरिजिनल्स होते हैं वो म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि हाई रेपुटेड म्यूज़ियम होता है। और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली के जिन्ना के नाम कुछ लेटर है, सपासनामा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। आपको पता है ना, उससे पहले उन्होंने काफ़ी काम किया था, फिर ही बिकेम दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुफक्किर पाकिस्तान। जी, तो अब हम आते हैं अल्लामा इकबाल की तरफ। अल्लामा इकबाल का तो आप सबको पता होगा, है ना, मुझे कायद-ए-आज़म का भी पता होता है। तो अब ये उनकी सब पर्सनल चीज़ें हैं और ओरिजिनल हैं। हाँ, ठीक है। ज़र्बे कलीम उनकी बहुत ही मशहूर किताब है, वो है, ओरिजिनल है। फिर स्टिक उनकी और पगड़ी, तो ये सब चीज़ें बहुत रेयर हैं, आपको किसी और म्यूज़ियम में नहीं मिलेंगी। तो जब ये किताबें भी उन्हीं के उस वक्त की या सिग्नेचर? जी, उसी वक्त की। ये देखिए उनके सिग्नेचर हुए हुए हैं, बहुत ही कीमती है ये सिग्नेचर भी हमारे लिए। ये भी उनकी ओरिजिनल पर्सनल पगड़ी है जो आप यहाँ देख रहे हैं। मसनवी है, ये भी उनकी अल्लामा इकबाल की पर्सनल है। ये जावेद नामा है जो कि बहुत ही मशहूर है, इसलिए रेयर है कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल के खुद साइन और साइन किए हुए मोहम्मद इकबाल। इसको आप फोकस कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी, क्या अच्छा लग रहा है इसमें अल्लामा? कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में? हाँ जी, क्या अच्छा लगा? पगड़ी उनकी अच्छी, पगड़ी अच्छी लगी आपको? उनका पेपर वेट और जो है ऐनक का कवर लेदर का बिल्कुल ऐसी है। और ये देखा उनकी छतरी भी है उनके पास और उनके पास स्टिक भी। हाँ जी, आपको क्या अच्छा लगा? अभी जब क्लीनिंग के लिए खुला था मैंने उनकी पगड़ी छूमी थी। छुई थी? वाह भाई। और मैं इनको तकरीबन
मना कर रही हूँ कि म्यूजियम में चीज़ें नहीं टच करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं टच करते, क्योंकि आपके हाथ में बैक्टीरियाज होते हैं और ये पुरानी चीज़ें होती हैं। जब आप टच करते हैं तो वो बैक्टीरियाज उस पर लग जाते हैं और वो उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, नंबर 1 रूल इन द म्यूजियम इज़ नॉट टू टच एनीथिंग। ठीक है, कहीं भी जाओ, ये सिर्फ यहाँ के लिए कि दुनिया में आप लोग कहीं भी जाएं, इसको टच करना। अब जैसे ये सामने अभी इसके ऊपर हम आएंगे, ये टेबल है या चेयर्स है, ना इस पर बैठा जाता है ना इस पर कोई चीज़ रखी जाती है, क्योंकि पुरानी होती है। आपकी कोई चीज़ रखने में डैमेज हो सकती है, कोई चीज़ इसकी ख़राब हो सकती है, इसका हिस्टोरिक चीज़ें हिस्टोरिकल है। हमें आपके बाद आने वाले जो नस्ल है उसको भी, उसके लिए भी हमें छोड़ने, इसके लिए भी असासा है हमारा। जब ओरिजिनल चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो दोबारा रिक्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है ना, अब जैसे अगर इनकी ये छड़ी है तो ये दोबारा नहीं बन सकती सेम, तो इसलिए इनकी वैल्यू होती है। आपका कोई क्वेश्चन है? चलें आगे बढ़े, चलें जी। ये कुछ अब फोटो गैलरी आ गई, फोटोग्राफ्स हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं सारी कायद-ए-आज़म की, उस वक्त की। ये गुजराती कम्युनिटी के साथ हैं और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उनको एक दावत दी गई थी। फिर ये आई थिंक ये बलूचिस्तान है, पढ़ो बच्चे क्या लिखा हुआ है, सरहद है ये। तो कायद-ए-आज़म हर जगह में दौरे करते थे, फिर वो कन्विंसिंग करते थे कि पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है। ये 1945 का है और वो 1940 है, ये 1947 है जब बन गया था पाकिस्तान। और अभी ये कौन सी साल की रहा है पाकिस्तान को? 79 ईयर्स के हो गए हम लोग। मैं तो कह रहा हूँ 80 साल के ही हो गए हैं हम लोग। अच्छा, फिर अब आप देखें ये बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो कायद-ए-आज़म के साथ थे और अल्लामा इकबाल के साथ थे। ये सारे हैं उस मेन उनकी जो पूरी बहुत मतलब जद्दोजहद के साथी सारे लोग थे, मगर क्योंकि सारे लोगों की तस्वीरें आप नहीं यहाँ लगा सकते हैं, तो जो इनके पास ओरिजिनल हैं नेशनल म्यूज़ियम के पास वो सब यहाँ पर लगी हुई हैं। सर आगा खान भी थे, सर सैयद साहब का क्या रोल था फ्रीडम फाइटिंग? सर सैयद अहमद खान, टू नेशन थ्योरी उन्होंने बनाई थी जी। और इंग्लिश उन्होंने कहा था कि मुसलमान जब तक इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे वो तरक्की नहीं करेंगे। अलीगढ़ में एक स्कूल बनाया था जो आगे जाके यूनिवर्सिटी बन गया, जिसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी और साइंस पढ़ाई जाती थी। साइंस मुस्लिम्स जो थे जब तक मुग़ल टाइम था तो साइंस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लिटरेचर पर्शियन अरबिक और ये सब फ़िलासफ़ी होती थी। बट ये फिर बिकॉज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान हमें इंग्लिश और साइंस जी उस यूनिवर्सिटी की वजह से स्कूल से यूनिवर्सिटी बनी। ये सर अब्दुल्ला हारून साहब हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। सोहरवर्दी साहब हैं, फिर हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं। आप देखिए हर नाम जो है अपनी जगह में बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना था। अब तो आप 3rd जनरेशन है ना, मगर पहली जनरेशन से आप पूछें कितना स्ट्रगल उन लोगों ने किया। अपने घर इसी तरह छोड़ कर आए, पूरे घर ऐसे रेड जैसे कि फुली फर्निश्ड और बस ताला लगा कर आ गए और लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। सबसे बड़ा ब्लडी मैसेकर हुआ था जब पाकिस्तान बना था, 10 मिलियन लोग कत्ल हुए थे। तो आप सोचें कितनी कुर्बानी दी लोगों ने। फिर आधे इधर आ गए आधे उधर रहे, तो ये अभी तक मसला सॉल्व नहीं हुआ है। आधे रिश्तेदार आगे बढ़ते हैं जी। फिर बेगम राना लियाकत अच्छा, अब ये इक्वली आइए खवातीन, आइए मुस्तकबिल की खवातीन को ज़रा मैं बिल्कुल ज़रूरी है कि फ्रीडम फाइटिंग में खवातीन का जो किरदार है उन लोगों की भी तस्वीर है। हमारे रोल मॉडल्स होते हैं ना, कल को आप लोगों ने इन्हीं को फॉलो करना है तो आप आगे जा सकती है ना, या नहीं? आप लोग फॉलो करते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं बड़ी खवातीन की जो मशहूर थी जिन्होंने रोल प्ले किए थे। मैं तो पढ़ती थी, जब मैं डिसहार्टेड हो जाती थी ना तो फिर मैं कोई भी ऑटोबायोग्राफी किसी बड़ी खातून की निकालती थी, फिर मैं उसको पढ़ती थी। उससे मुझे बहुत हौसला होता था कि हर खातून ने पहले सेक्रीफाइस किया। अच्छा, अब ये भी खातून है ना, आप थोड़ा इनको ये बताइए कि आपने क्या पढ़ा, आपने कहाँ कहाँ सर्व किया, ज़रा बच्चों को ये बताइए, इन बच्चियों को ज़रा बताइए आप। जी, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान की पहली आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। और इसीलिए मैं आपको ये बता रही थी कि मैं इतनी डिसहार्टेड क्यों हो जाती थी, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी गई, उन्होंने कहा यहाँ लड़कियाँ जॉब नहीं कर सकती, मुझे वापस भेज दिया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी MA में एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं अपना आर्कियोलॉजी लूँगी, काम करूँगी, तो मुझे वापस कर दिया। बट मैंने गिव अप नहीं किया, फिर बार बार मैं जाती थी। 3rd टाइम जब फेडरल पब्लिक सर्विस से अनाउंस हुई पोस्ट तो मैंने फिर अप्लाई किया
और फिर जब मैं डिपार्टमेंट में आ गई तो मेरा रियल स्ट्रगल वहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि सब मर्द थे वहाँ पर, मैं ओनली फीमेल थी और फील्ड में जाती थी खुदाई करने के लिए। आपको ये तो पता होगा ना आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हाँ पुरानी खुदाइयाँ करते हैं, शहर निकालते हैं। तो मैं अकेली खातून थी। मोहनजोदाड़ो जैसे हमारे हड़प्पा हमारे पास आजकल हम मोहनजोदाड़ो पे काम कर रहे हैं, और उसके अलावा इंडस डेल्टा में अंडर वाटर सिटीज़ हैं, उस पर मैंने काम किया 15 साल उस तरह। तो मैंने गिव अप नहीं किया। बहुत दफ़ा मैं डिसअपॉइंट हो जाती थी, बहुत रोती थी, मुझे लगता था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, आई शुड लीव इट। मगर फिर मुझे एक पैशन था। तो आपको एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, जिसको आप लेके चलें ना। मेरी प्रिंसिपल मुझे ये कहती थी कि डोंट लिव लाइक एन ऑर्डिनरी गर्ल, यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस कंट्री। जो भी करो अपने एंड से करो, ये नहीं कि आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो, बड़े हो गए, शादी करी, बच्चे हो गए, वो तो सब कर लेते हैं ना। व्हाट स्पेशल यू कैन डू, सो यू ऑलवेज थिंक अबाउट मेन सबसे अहम चीज़ है। हाँ, कंट्री। अब लोग आजकल की यंगर जनरेशन के पास कुछ है नहीं ना देखने के लिए आगे, बट हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो सेक्रीफाइस करके आए। फिर ये आप देखें फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये है मेन, इन्होंने कितनी सेक्रीफाइस की हमारे लिए, मुल्क बनाया। मैं वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इन्हीं ख़वातीन के जो रोल रहा हमारा फ्रीडम फाइटिंग के ऊपर, उस पर बात करेंगे, बच्चियों को भी बताएंगे और इनके लिए जो है रोल मॉडल्स इनको दिखाते हैं कि जैसे मैम कह रही थी कि जब भी आप डिसअपॉइंट हों, कुछ डिसहार्ट हों, तो अपने किसी रोल मॉडल को निकालें, उसको पढ़िए ताकि आप में दोबारा से एक मोटिवेशन हो। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको बताएं। वेलकम बैक नाज़रीन। 14 अगस्त मनाने के लिए आप लोग ख़ास कर, जैसे मैंने बच्चों से बात की कि प्लीज़ बाजों से इज्तनाब करें। अब ये बाजे बंद हो जाने चाहिए। जैसे KPK ने बहुत अच्छा काम किया कि बाजों के ऊपर फ़रोग़ करने पे ही बैन लगा दिया है। ये बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि खासकर कराची में भी इस पर बैन लग जाना चाहिए। मैं समंदर के किनारे रहती हूँ ना, हम बाहर निकल नहीं सकते और बाजे इतने होते हैं, मेरी खिड़की से आवाज़ें। बाजों के अलावा जो बाइक जो वो तो खिड़कियाँ हिला देते हैं। इट्स अ टॉर्चर। तो सिंध में भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, चले जी, रोल मॉडल्स हमारे। आइए बच्चियों, आगे आ जाए। अच्छा, इनमें से किसी और का नाम आपने सुना है फातिमा जिन्ना के अलावा? बिल्कुल ज़बरदस्त। और राना लियाकत अली ने क्या किया था, क्या बनाया था इन्होंने? बहुत इनकी कंट्रीब्यूशन है ख़वातीन के लिए। बेगम राना लियाकत अली की सेक्रेटरी थी, उन्होंने उनके साथ काम किया था और उन्होंने वुमेंस नेशनल गार्ड के साथ भी काम किया था ताकि वुमेन की एम्पावरमेंट हो सके, उन्हें और तरक्की हासिल, एजुकेशन दी जा सके। तो वो सिर्फ हमने हमारे सिलेबस में पढ़ा। फिर सबसे बड़ी बात, इन्होंने अफवाह बनाया था, ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन। तो इन्होंने औरतों को वर्निकुलर टीचिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, कि औरतों को हुनर सिखाया जाता था। जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं वो अपनी इनकम कैसे कर सकती हैं। आज भी अफवाह चल रहा होता है, इतना अब कम हो गया है, बट स्टिल इट इज़ वर्किंग। तो फिर फातिमा जिन्ना का तो आपको पता ही है, शी स्टूड बाय हर ब्रदर, है ना, कायद आज़म साहब के साथ उन्होंने शाना बशाना जो कहते हैं साथ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल साथ रही, आखिरी वक्त तक उनके साथ थी और बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है। शादी भी नहीं की थी उन्होंने, बहुत सेक्रीफाइस किया था इस मुल्क के लिए। फिर बेगम जहां शाहनवाज़ हैं, फिर इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक थी हमारी बीबी खातून, उनको बोलते हैं ना बेगम, बीबी बेगम है एक, जो बुरखा पहनती थी और उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था फ्रीडम फाइट में। शी वाज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो थे। और ये हैं फातिमा सुगरा बेगम, लेडी नुसरत खानम। तो ये सब आप देखें तो हर एक, ये अब्दुल्ला फैमिली के हैं। और ये तसद्दुक़ हुसैन साहबा थी, सलमा तसद्दुक़ हुसैन, इन्होंने पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली में बड़ा रोल प्ले किया था। ये सारी ख़वातीन उस वक्त, मतलब ज़्यादातर इतनी बाहर निकलने वाली ज़माना नहीं था ना, तो मगर ये फिर भी बाहर निकली और इन्होंने साइड पे सेंटर टेबल क्या रखी गई हमारे, ये ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए ना। ये फर्स्ट कैबिनेट का इजलास हुआ था जब पाकिस्तान में 47 के बाद फर्स्ट इजलास हुआ था 15 अगस्त को, सून आफ्टर फ्रीडम। तो ये ओरिजिनल टेबल है और ओरिजिनल चेयर्स हैं जिसके ऊपर फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई। 1 2 3 4 5 6 7 14 15 लोग थे। बीच में ये कायद आज़म ने लिया था ये कैबिनेट का। जी,
इनकी 15 सदारत अगस्त को, में? हाँ जाहिर है 14 अगस्त को पाकिस्तान 15 अगस्त में जी 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 तो ये 14 लोग जो थे उनके कैबिनेट के थे में अंदर मौजूद थे जो इसमें बैठे मेरा होंगे। ख्याल है ज़्यादा थे बट ये कुर्सियाँ कुछ कम है अच्छा 14 ही होंगे, इससे मुझे ज़्यादा क्या एग्जैक्टली होंगे? याद नहीं है। हाँ 14 लोगों के लिए जो ये बैठने तो ये के भी लिए एक बड़ी रेयर चीज़ है ये। और पहला सिंध असम्बली का इजलास उसमें हुआ था NJV स्कूल में, वहाँ पे उनकी टेबल पड़ी हुई है। ठीक। अब हमारे पास हैं जनाब नवाब ज़्यादा लियाकत अली ख़ान साहब, उनका क्या चीज़ें हैं यहाँ? अच्छा ये बच्चों को ये समझाऊं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या हैसियत होती है हमारी हिस्ट्री में। जो आप लोग हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे होते हैं उसकी ये इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की इतनी वैल्यू होती है और इनके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है जिसको हम आर्काइव्स बोलते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम स्पेशल केयर करते हैं, एक स्पेशल इन्वायरमेंट पे रखते हैं। इनकी ये वैल्यू होती है कि ये बेमकसद नहीं होते जो यहाँ पे लगे हुए हैं। इससे आप पूरी हिस्ट्री लिख सकते हो उस टाइम पीरियड की ना डॉक्यूमेंट से। इसमें स्पेशलिटी भी आप कर सकते हो अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है डॉक्यूमेंट्स में। तो फिर आप लियाकत अली साहब के पास आ जाइए। लियाकत अली साहब का शोकेस है, इनके ओरिजिनल पेन है, स्टिक है। यहाँ पे इनका चश्मा भी होता था जब इनका कत्ल हुआ है, उसके ऊपर खून लगा हुआ था, वो अब यहाँ पर नहीं है, पता नहीं वो हटा दिया। ये सारे इनके पर्सनल आइटम्स हैं लियाकत अली साहब के ना। वो तो बहुत रेयर था चश्मा, मुझे पता नहीं है, म्यूज़ियम वालों से पूछना पड़ेगा वो कहाँ चला गया। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जो इस वक्त वो जो आप बता रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा हुआ है, कुछ हमारे जो मेडल्स रखे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं जो इनका नहीं यहाँ पे चलते हैं। आइए चलें जनाब, इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वो तारीख़ी पाकिस्तान बनने के बाद ये वो बुक है जिसके ऊपर आपका मुल्क चल रहा था, यानी कि 1956 का आइन, ये वो ओरिजिनल बुक मौजूद है। ऐसे ही है मैम, ज़रा बताइए। जी जी, ये 1956 का आइन है जो कि सबसे पहला आइन था पाकिस्तान का, जिसके तहत पाकिस्तान को इस्लामिक जमहूरिया करार दिया गया था और हुकूमत कायम हुई थी। बुनियादी ह्यूमन राइट्स के तहत हुकूमत कायम हुई थी। फर्स्ट एक्ट 1956 23 मार्च 1956 को नाफिज होने वाला ये पहला पाकिस्तान का आइन था। ठीक है। और ये इसके ये हमारे पास ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म में। इसका आपने ये पैनाफ्लेक्स बना के जो इसके सिग्नेटरीज हैं उनकी साइन की वो पेज उसको यहाँ लगा दी। इस्माइल चुंदरीगर साहब नज़र आ रहे हैं और यूसुफ हारून साहब नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इसमें वो लोग हैं जो कि प्रोमिनेंट थे, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ साइनिंग ऑफ दिस। सर अली राश्ती भी हैं। अली खान जी, ऐसे ही है ये बिल्कुल। इसके बाद फिर 56 के बाद जो हम कहते हैं कि सबसे 73 का आइन जो है, जो इस वक्त भी नाफिज़ुल अमल है और उसके अंदर तरमीम होती हैं, वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो 10 अप्रैल 1953 में मंजूर हुआ और 14 अगस्त 1953 को नाफिज कर दिया गया। ऐसे ही है मैम। 1973 का है ये, 14 अगस्त को नाफिज किया गया। जी जी, 10 अप्रैल को मंजूर हुआ और इसमें तकरीबन 170 के करीब लोग 146 लोगों ने 146 जिन्होंने इसको साइन किया। और इसको कहा जाता है कि हमारा पहला ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अप्रूव हुआ था पाकिस्तान में 10 अप्रैल जो को और 14 अगस्त को। पीपल्स पार्टी जो इसके ऊपर ओन करती है और पहला नाम जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उनका साइन भी जो है उन्हीं की कोशिश से हुआ था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस वी और कैन फजल इलाही चौधरी साहब का दूसरा साइन इसमें नज़र आ रहा है। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब बड़े कानूनदान समझे जाते थे, बड़े बहुत सारी वजारतों में भी रहे वो। बिल्कुल, तो ये बड़ा काम था पीपल्स पार्टी का जो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था, टू हैव फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और नेशनल म्यूज़ियम इज़ लकी टू हैव द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अभी ये प्रोसेस में है, ये लोग एग्जीबिशन लगा रहे हैं 14 अगस्त की, तो निशान पाकिस्तान है और तमगा। हम क्योंकि आपको 13 अगस्त की रात को ही दिखा रहे हैं, सुबह की तैयारियां हो रही हैं। तो ये है, ये निशान है शुजात है। उसके बाद अच्छा, पहला सितारा इम्तियाज़ जो था वो थोड़ा बड़ा था और अब थोड़ा छोटा हो गया ऐसा ही। हाँ, ये जो पुराना था अब कुछ इस साइज़ का हो गया है मेरे ख्याल से। निशान पाकिस्तान कुछ इसी साइज़ का कर दिया। अभी निशान पाकिस्तान भी चेंज हुआ है। अच्छा, उसका भी डिज़ाइन चेंज हुआ है। तो चलेंगे, हिस्टोरिकल है ना हमारे पास, पुराने रखे और ओरिजिनल हैं। बिल्कुल, सबसे अहम सब चीज़ ओरिजिनल है।
और ये है जनाब सोने से तैयार सीने पे लगाने वाला निशान कायदे आज़म। निशान कायदे आज़म। इसमें कुछ ये है कि कोई तो फौज के मेडल्स होते हैं, कुछ सिविल मेडल्स होते हैं, तो इसमें इन्होंने मिक्स किया हुआ है फौजी और सिविल मेडल्स को, अलग अलग होते हैं ना, फौज के मेडल और सिविल मेडल्स। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी ये लग रही है, इट इज़ इन प्रोसेस, आप देखें। ठीक है जनाब, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, शुक्रिया। स्कूल के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ थे उनका बहुत शुक्रिया। बात यह थी कि आज हम स्टूडेंट से भी यही बात कर रहे थे, मैडम से भी बात की कि हम तारीख़ के उन झरोकों में जाना चाहते थे और उनको ये बताना चाहते थे, बच्चों को भी दिखाया, हमने आपको भी दिखाना चाहा कि तारीख़ क्या है, किस जद्दोजहद से हमने पाकिस्तान हासिल किया। ये एक अहम गैलरी है और अहम म्यूज़ियम है जो तमाम इस्तेमाल की चीज़ें हमारे कायदे-आज़म और उनके साथ साथ उनके जितने फ्रीडम फाइटर जो साथी थे उनकी अशिया भी यहाँ साथ दिखाई हमने, और तस्वीरें उन ख़वातीन की भी दिखाई जो उस वक्त की जद्दोजहद में शाना बशाना जिनका किरदार था। हमारा मकसद था आप लोगों को दिखाने के लिए कि जनाब 14 अगस्त मनानी है, बिल्कुल मनानी है, बाजे और नारों के साथ साथ हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि किस कुर्बानियों से हमने जो है वो पाकिस्तान हासिल किया है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी था। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, खुश रहिए, आबाद।